नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे उस सोर्स सामग्री के अंदर डाइव करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी चर्चा बटोरी है। हम निष्पक्ष रूप से जांचेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल की स्थानीय राजनीति, खासकर शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना, सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, हार्ड पावर की रणनीतियों और यहां तक कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन सोर्स यही दावा करता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के राजनीतिक बदलाव की, फिर हम कानून, व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को देखेंगे। उसके बाद अखंड भारत की रणनीति और फिर सीधा चलेंगे दक्षिण की ओर, तमिलनाडु की डायनामिक्स समझने। आखिर में हम समाजवाद बनाम पूंजीवाद और धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता जैसे गहरे विषयों पर सोर्स के दावों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के राजनीतिक बदलाव की। सोर्स का पहला और सबसे बड़ा दावा सीधा पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। उनके अनुसार राज्य में भाजपा की सरकार और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि पिछली सरकार के प्रभाव का पूरी तरह से अंत है। दावा यह है कि पहले ही महीने में कानून व्यवस्था का ऐसा शुद्धिकरण होगा कि राजनीतिक हिंसा पे पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इसे सीधे गुजरात मॉडल से जोड़ता है और दावा करता है कि यह बदलाव अगले 30 सालों के एक निर्बाध शासन की मजबूत नींव रखेगा, मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट। अब इस राजनीतिक बदलाव का सीधा असर राज्य के कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर कैसे पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ सोर्स एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ वो पिछले शासन को एक साधारण समाजवादी जीवन कहता है, जहां लोग मुश्किल से 3,000 रुपए महीने में गुजारा करते थे, नलों में पीला पानी आता था और हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता था। और दूसरी तरफ एक पूंजीवादी भविष्य का विजन है। बेशक इसमें रहन सहन महंगा होगा, लेकिन इसके बदले में वर्ल्ड क्लास मेट्रो, शानदार एक्सप्रेसवे और हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी। तो ये सस्ते लेकिन संघर्ष भरे जीवन से निकलकर महंगे लेकिन आधुनिक जीवन की ओर जाने का एक स्पष्ट दावा है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझें तो सोर्स का कहना है कि जो पैसा पहले कटमनी या कमीशन के तौर पर व्यक्तिगत जेबों में जाता था, वो अब सीधे राज्य के खजाने में जाएगा। विकास के नाम पर जो ठहराव था वो खत्म होगा। आपको सड़कों पर भारी खुदाई और निर्माण कार्य दिखेगा क्योंकि नए एक्सप्रेसवे बनने हैं। और सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कानून व्यवस्था के मामले में राजनीतिक विरोधियों को पुलिस नोटिस भेजने का चलन खत्म होगा और उसकी जगह एक बेहद सख्त माफिया विरोधी अभियान चलाया जाएगा। खैर, अब इस लोकल पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अखंड भारत और राष्ट्रीय रणनीति की बात करते हैं। विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व का फोकस सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, उनकी नज़र बहुत आगे है। सोर्स के मुताबिक मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरी तरह से सुरक्षित करना और उत्तरी बांग्लादेश को स्थिर करना। क्या आपने गौर किया कि चुनाव परिणामों के तुरंत बाद शेख हसीना ने कैसे तुरंत बधाई दी? सोर्स इसे इसी रणनीति का हिस्सा मानता है। और तो और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, ये लॉन्ग टर्म विजन आखिर में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के स्थायी समाधान तक जाता है। यहीं पर अखंड भारत की एक बिल्कुल नई परिभाषा सामने आती है। आमतौर पर हम इसे एक भौगोलिक सीमा के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन सोर्स के नजरिए से ये भारत की हार्ड पावर और सैन्य क्षमता के लगातार विस्तार से जुड़ा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी भारतीय सैन्य क्षमता जो इतनी मजबूत हो कि उनकी तैनाती सीधे यूएई या मलक्का जलडमरू मध्य तक हो सके। मकसद क्या है? मकसद है दुनिया भर में कहीं भी होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों को एक डर के जरिए रोकना। ये एक बेहद आक्रामक और विस्तारवादी रणनीतिक दृष्टि है। तो पूर्व और उत्तर की इस जबरदस्त रणनीति को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण का क्या, खासकर तमिलनाडु में, जहां राजनीति की अपनी ही एक अलग दुनिया है, वहां सत्ता का नया समीकरण क्या होने वाला है? आइए तमिलनाडु की राजनैतिक गतिशीलता पर नजर डालते हैं। हाल ही में वहां की राजनीति में जो सबसे बड़ा भूचाल आया है वो है अभिनेता विजय की एंट्री। अब सोर्स इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और सिंगल पॉइंट थ्योरी देता है। उनका साफ तौर पर मानना है कि विजय के इस नए राजनीतिक आंदोलन का इकलौता और सबसे बड़ा मकसद है तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही द्रविडियन उत्तर विरोधी भावना को पूरी तरह से पलट देना। उनका दावा है कि इस पूरी कवायद का लक्ष्य बस इसी भावना को खत्म करना है।
पर ये होगा कैसे? सोर्स ने इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। भविष्यवाणी ये है कि राज्य में एक त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली बनेगी। अब सत्ता में बने रहने के लिए जो पुरानी स्थापित द्रविडियन पार्टियां हैं, उन्हें मजबूरी में विजय की पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। सोर्स का दावा है कि जो भी पार्टी ये गठबंधन करेगी, वो अनजाने में ही सही अगले चुनाव तक अपने ही कोर वोट बैंक को तबाह कर लेगी और इस तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से एंटी नॉर्थ सेंटिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। काफी कैलकुलेटेड लग रहा है ना? चलिए, अब हम राज्य और देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और थोड़े बड़े लेवल पर बात करते हैं, समाजवाद बनाम पूंजीवाद की। सोर्स ने इस बहस को एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद कोट से शुरू किया है। एलन मस्क का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि समाजवाद और तानाशाही में कोई फर्क नहीं है। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर आप समाज में जबरन धन का बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको एक तानाशाही रवैया अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सोर्स मस्क पर ही सवाल उठाता है। एक तरफ मस्क समाजवाद की बुराई करते हैं और दूसरी तरफ वही मस्क एआई के आने पर यूनिवर्सल हाई इनकम की वकालत करते हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब इस थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये काफी अलग है। हम हमेशा सोचते हैं कि खुली सीमाओं और वोकिज्म जैसी चीजों के पीछे वामपंथी विचारधारा है, लेकिन सोर्स का दावा है कि असल में इसके पीछे एडम स्मिथ वाली पूंजीवादी सोच और बड़े कॉर्पोरेट्स का हाथ है। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए। परिवारों को तोड़ने वाले वादों को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है ताकि लोग कॉर्पोरेट सैलरी पर निर्भर हो जाएं। और कार्ल मार्क्स, सोर्स के मुताबिक मार्क्सवादी विचारधारा का इस्तेमाल सिर्फ एक टूल की तरह किया जाता है ताकि जब कोई राष्ट्रवादी नेता सीमाएं बंद करने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। मतलब कुल मिलाकर सार ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फ्री की सुविधाओं को एक जाल की तरह देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट एलीट्स खुद पर्दे के पीछे से इन फ्रीबीज को फंड करते हैं ताकि मजदूर उन पर निर्भर रहें। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इसी व्यवस्था के कारण जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्हें भी कभी कभी अपनी सत्ता बचाने और अपने ही देश का पैसा बचाने के लिए मजबूरन इन्हें मुफ्त सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे गहरे वैचारिक विषय पर, धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता। सोर्स ने यहाँ धर्म शब्द को रिलीजन से बिल्कुल अलग एक स्वाभाविक विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि भारत की जो मूल प्रकृति है वो हर चीज में, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर, सब में दिव्यता देखती है। ये प्रकृति से ही सर्वसमावेशी है और इसलिए विश्लेषण का तर्क है कि इस सोच में न तो किसी पर सत्ता थोपने की जरूरत होती है और न ही किसी बाहरी को बाहर निकालने की। आपको जबरन किसी को अपने जैसा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसके बिल्कुल विपरीत सोर्स का दावा है कि धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म पूरी तरह से एक इम्पोर्टेड वेस्टर्न आइडिया है। ये कोई यूनिवर्सल सच नहीं है, बल्कि यूरोप के उस ऐतिहासिक संघर्ष का नतीजा है जहां राज्य और चर्च के बीच लड़ाई थी। वहां के लोग विक्टिम थे और उस विक्टिमहुड से ये शब्द पैदा हुआ। सोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि एक ऐसा देश जो अपनी प्रकृति से ही धार्मिक और समावेशी है, वहां इस आयातित पश्चिमी अवधारणा की कोई जगह या जरूरत ही नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे बंगाल के एक चुनाव से उठी लहरें, तमिलनाडु की राजनीतिक बिसात, अखंड भारत की रणनीतिक दृष्टि और समाजवाद से लेकर धर्मनिरपेक्षता तक के वैश्विक दर्शन, ये सब आपस में गहराई से गुंथे हुए हैं। सोर्स का ये पूरा नजरिया सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यही है कि ये जो लोकल बदलाव और इतने जटिल सिद्धांत हैं, क्या ये वाकई में आने वाले दशक में हमारी और पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे? क्या असल दुनिया सचमुच इसी तरह आकार लेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।